Hello everyone, myself Nirmala, working as an assistant professor of commerce in Government College नलवा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये टॉपिक जो है बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नेट, स्टेट एक्सेट्रा, उनके लिए काम आएगा। बिकॉज इस टॉपिक में से कई बार कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ये टॉपिक जो है मैनेजमेंट सब्जेक्ट से है। जो बीकॉम के फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो 4th चैप्टर है जिसमें हम डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं, उसमें जो हमारा क्लासिकल अप्रोच आता है उसके अंदर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं। तो आइए हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच जो है वो किसने दी है। तो यहाँ पे क्लियरली हमने पॉइंट्स जो हैं डिटेल में लिख रखे हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है याद करना। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में से इनमें से ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि मैनेजमेंट थ्योरी जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच किसने दी थी। तो ये अप्रोच जो है F.W. टेलर नामक बंदे ने दी है। और इस बंदे ने क्या कहा है कि हमें जो है वो अपने काम को साइंटिफिकली स्टडी करना है। तो और इसलिए इस बंदे को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। इनका जन्म जो है वो 1856 में हुआ और इन्होंने जैसे ही ये बड़े हुए तब इन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी ज्वाइन की यूएसए में 1878 में। और इस कंपनी में वो एक लेबरर की तरह काम करते थे, लेकिन उनका वर्क और उनका डेडिकेशन इतना अच्छा था कि 1884 में ही उसी कंपनी में ये चीफ इंजीनियर बन गए। यहाँ पे वो काम करते समय उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जितना काम एक लेबरर को करना चाहिए था उतना काम वो नहीं कर रहा। इसलिए उन्होंने एक स्टडी की और फिर उन्होंने 1901 में बेथलेहेम स्टील वर्क्स नामक की कंपनी में काम किया और वहाँ पे उन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टेंट की तरह काम किया। फिर 1903 में उन्होंने एक पेपर लिखा जिसका नाम था शॉप मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शॉप मैनेजमेंट पेपर जो है वो किसने लिखा था। तो आपका जवाब होगा F.W. टेलर, यानी कि फ्रेडरिक विंसन टेलर। फिर उन्होंने एक बुक लिखी 1911 में। उस बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनका काम इतना सराहा गया, साइंटिफिक मेथड्स अपनाए गए और उस कारण से इनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहने लगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है। तो आपका जवाब होगा F.W. टेलर। फिर 1915 में इनकी डेथ हो गई। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। F.W. टेलर ने बहुत स्टडी की और स्टडी के अंदर उन्होंने क्या पाया कि हमें हर एक काम को साइंटिफिकली करना है। अब साइंटिफिकली का मतलब ये है कि अडॉप्टिंग न्यूयर मेथड्स, नए टेक्निक्स अपनाना, जो पुराना हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है वो ना अपना के नए मेथड्स अपनाना। तो इनके लिए उन्होंने इस काम के लिए उन्होंने डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए, यानी कि 4 मेनली ये 5 प्रिंसिपल्स आपके हैं। और कहा कि अगर हम काम इन 5 प्रिंसिपल्स के हिसाब से करेंगे तो हमें बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो आइए इन प्रिंसिपल्स की हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल आपका है प्रिंसिपल ऑफ यूज़ ऑफ साइंस फॉर द रूल ऑफ थंब। इसमें ये कहा गया है कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है और उन एक्टिविटीज़ को हमें डिटेल में स्टडी करना है। और इस तरह डिटेल स्टडी करने का हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हम मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम वर्क कर पाएँ। तो साइंस फॉर द रूल ऑफ थंब का मतलब है जो ओल्ड टेक्निक्स
प्रीवियसली एक ऑर्गेनाइजेशन में चलती आ रही है, जिसे हम ब्लाइंडली फॉलो करते आ रहे हैं, उसे ना करके नया मेथड अपनाओ, नया टेक्निक अपनाओ, जिस कारण से आपका काम जो है वो कम हो जाएगा, आपका कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा और आप लेबरर्स की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। तो उन्होंने फोकस किया कि हमें नए मेथड्स अपनाने चाहिए इस प्रिंसिपल के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ साइंस फॉर द रूल ऑफ थंब। सेकेंड प्रिंसिपल था उनका प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। जो वर्कर्स की ट्रेनिंग है और जिस तरह हम उन्हें सेलेक्ट करते हैं वो भी साइंटिफिक मैनर से होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ वर्कर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर एक भी रॉन्ग अपॉइंटमेंट हमने कर दी है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर काफ़ी चेंज हो सकता है। और साइंटिफिक अपॉइंटमेंट का मतलब है कि नेसेसरी कैपेबिलिटी वाला बंदा हमें उस पर्टिकुलर वर्क के लिए, पर्टिकुलर जो हम लेबरर को अपॉइंट कर रहे हैं उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो उस काम को एफिशिएंटली कर पाए। एट द सेम टाइम जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम फ्रॉम टाइम टू टाइम हम उनको ट्रेनिंग भी देते रहेंगे ताकि उनकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती रहे। बार बार उनको नए मेथड्स हम समझाते रहें कि नए मेथड्स कौन से आ गए, नए टेक्निक्स कौन से आ गए, ताकि वो उनके साथ कोप अप कर पाए और अच्छी तरह से स्टडी कर पाए। थर्ड प्रिंसिपल आपका है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। ये कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर हमें बनाना है जिस कारण से ऑर्गेनाइजेशन में एक लेबर और जो मैनेजमेंट है वो ये समझे कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। लेबरर भी अपना काम करे और जो मैनेजमेंट है वो भी। एक दूसरे को ये जरूर पता होना चाहिए कि वो एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। अगर लेबरर को अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो वो मैनेजमेंट से हेल्प ले, अगर मैनेजमेंट को अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो वो लेबरर्स की हेल्प ले। यानी कि लेबरर्स एंड मैनेजमेंट को एक दूसरे के ऊपर आश्रय होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसका बेनिफिट वो उठा सके। अगर लेबरर अच्छा काम करेंगे तो हमारे मैनेजमेंट को फ़ायदा होगा, मैनेजमेंट को फ़ायदा होगा तो सीधा हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट करेगा, प्रॉफिट अच्छा होगा तो लेबरर्स को भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये कहा गया है इस प्रिंसिपल के अंदर कि लेबर एंड मैनेजमेंट के अंदर अच्छा कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम आउटपुट। इसके अंदर ये बताया गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें लेबरर से मैक्सिमम काम करवाना है। मैक्सिमम इन द सेंस जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, सिर्फ लेबरर से नहीं, जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उन सबको हम मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। अगर हमारे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम सही तरह से यूटिलाइज करते हैं तो सीधा हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट करेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है लेबरर्स को भी फ़ायदा होगा और मैनेजमेंट को भी। तो ये कहा जा रहा है जितना हो सके उतना एफिशिएंटली हमें हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करना है। लास्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम जो है इक्वली डिवाइड करके रखोगे, चाहे वो मैनेजमेंट के बीच में हो चाहे लेबरर्स के बीच में हो। मैनेजमेंट को ये देखना है कि काम कब करना है और कितने टाइम के अंदर करना है, और एक्चुअली वो परफॉर्म कौन करेगा उस काम को, लेबरर। तो ये कहा गया है कि काम को डिवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर होनी चाहिए और उसको परफॉर्म करने की ड्यूटी किसके ऊपर होनी चाहिए, लेबरर के ऊपर। तो यहाँ पे साफ बताया गया इस प्रिंसिपल के अंदर कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड किया जाना चाहिए। अब बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमारे आ गए, लेकिन उन प्रिंसिपल्स को हमें प्रैक्टिकली अपनाना भी है। वो प्रैक्टिकली हम कैसे कर पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। उन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एफडब्ल्यू टेलर ने डिफरेंट टेक्निक्स भी बताई हैं। तो वो टेक्निक्स कौन सी हैं, आ जाइए हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला है हमारा साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। इसके अंदर एफडब्ल्यू टेलर ने स्टडीज़ की और उसमें ये बताया कि हमें 4 इम्पॉर्टेंट स्टडीज़ के बारे में ध्यान रखना है। क्या क्या है वो
वो है आपके मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिग स्टडी। मेथड स्टडी में उन्होंने ये बताया है कि हमें सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड जो है एक काम करने का उसे अपनाना है। इसके लिए हमें प्रोसेस चार्ट एंड ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी, जिससे हम हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर पाएंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। तो मोस्ट सुइटेबल मेथड जो है एक काम करने का वो हमें अपनाना है। अगला था आपका मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में ये बताया गया है कि जितने मूवमेंट्स एक लेबरर या एक मशीन करती है उसको हमें कम करना है। अगर अनवांटेड मोशंस हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो हम अपना टाइम सेव कर पाएंगे। उस टाइम के अंदर लेबरर्स जो हैं ज़्यादा काम कर पाएंगे। ज़्यादा काम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। नेक्स्ट इसमें टाइम स्टडी की बात की गई है। ये बताया गया है कि हमें स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना है। हर एक काम करने के लिए अगर हम टाइम फिक्स कर देंगे तो उस टाइम पे पर्टिकुलर बंदा जो है, लेबरर जो है, वर्कर जो है, वो उस काम को कर पाएगा और जैसे ही वो उस टाइम पे कंप्लीट करता है उसके हिसाब से उसको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। फैटिग स्टडी की भी इसमें बात की गई है, जिसमें ये देखा गया है कि कितने रेस्ट इंटरवल्स, कितने ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स हम एक एम्प्लॉय को देते हैं, क्योंकि जितने बार हम उनको रेस्ट देंगे उतनी बार वो एम्प्लॉय जो है रिफ्रेश होकर काम करेगा, नई कैपेसिटी से वो काम करेगा। तो ये कहा गया कि रेस्ट इंटरवल्स कम भी ना हो, ज़्यादा भी ना हो। उसकी स्टडी करने के लिए इन्होंने फैटिग स्टडी के ऊपर इम्पोर्टेंस डाला। तो ये देखा जाता है कि हमें वर्क को सबसे पहले स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, और वो भी कैसे, साइंटिफिकली, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। सेकेंड है इसमें साइंटिफिक टास्क प्लानिंग। ये कहा गया है कि हमें प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, और प्लानिंग भी साइंटिफिकली, क्योंकि प्लानिंग से हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा काम कौन करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा। और ये काम किसके ऊपर डिपेंड होता है? प्लानिंग डिपार्टमेंट के ऊपर। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट का कर्तव्य बनता है कि वो साइंटिफिकली टास्क को प्लान करे। नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। जैसे मैंने बताया कि वर्कर्स को ट्रेन करना या उनका सिलेक्शन करना, ये ड्यूटी जो है पर्सनल डिपार्टमेंट हमारा जो है उसके ऊपर रहेगी। नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन। ये बताया गया है कि कोई भी काम करने के लिए हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड्स फिक्स करने चाहिए, ताकि हमें ये मालूम पड़े कि हमारे डिविएशंस कहाँ कहाँ हैं, हमने कितना काम कर लिया और कितना नहीं, वो कैसे मालूम पड़ेगा अगर हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स फिक्स कर लिए हैं। तो हर एक काम के लिए, चाहे वो मटेरियल्स हम यूज़ करें, चाहे मशीन यूज़ करें, चाहे कोई टूल या टेक्निक यूज़ करें, सबके लिए हम स्टैंडर्ड्स फिक्स करेंगे यहाँ पे, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करें। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल वेज सिस्टम। डिफरेंशियल वेज सिस्टम में FW टेलर ने ये एडवाइस दिया कि हम डिफरेंशियल वेज सिस्टम अपनाएं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वेजेस पे किया जाएगा बेस्ड ऑन द वर्क डन बाय देम एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। स्टैंडर्ड वर्क यहाँ फिक्स कर दिया जाएगा। जो बंदा यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्क कंप्लीट कर लेता है उसको हाई वेज रेट दिया जाएगा, जो नहीं करता है उसको लो वेज रेट दिया जाएगा। तो जब भी एक एम्प्लॉय जो है अच्छे वेजेस पाने के लिए उन स्टैंडर्ड्स को ज़रूर फुलफिल करेगा। तो ये बताया गया कि अगर आप डिफरेंशियल वेज सिस्टम अपनाओगे तो आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेटेड रहेंगे। नेक्स्ट है आपका स्पेशलाइजेशन और फंक्शनल फोरमैनशिप। इसमें FW टेलर ने प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन के ऊपर इम्पोर्टेंस डाला है। ये कहा गया है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं और उन एक्सपर्ट्स की एक्सपर्टाइज को हमें फुल्ली यूटिलाइज करना है। वो कैसे पॉसिबल है? हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उस काम को हम पहले डिवाइड करेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क होना ज़रूरी है। उसके बाद हर एक काम को हम एक एक्सपर्ट को सौंपेंगे, और जब वो बंदा जो है उस काम को कई सालों तक करेगा तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। फिर हम उसकी सर्विस जो है डिफरेंट फील्ड में ले सकते हैं।
तो ये कहा गया है डिफरेंट फंक्शंस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसके हिसाब से हम लेबरर्स को काम बांटेंगे और फिर उनके स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट हम उठाएंगे। लास्ट है आपका मेंटल रेवोल्यूशन। इसमें ये बताया गया है कि जो मैनेजर्स एंड वर्कर्स हैं उनके माइंडसेट में चेंजेस आना या फिर लाना बहुत ज़रूरी है। ये बताया गया है कि मैनेजर्स एंड लेबरर्स दोनों को ही एक साथ कोऑपरेट करके काम करना है। उन्हें ये समझना है कि उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो मेंटल रेवोल्यूशन में उन्होंने ये बात कही है कि लेबरर्स भी ये जान ले कि बिना मैनेजमेंट के हम नहीं कर सकते, या मैनेजमेंट भी ये जान ले कि बिना लेबरर्स के काम नहीं चलेगा। तो दे शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर एंड वर्क सो दैट दे कैन गेट द बेनिफिट। तो ये थे आपके डिफरेंट टेक्निक्स। तो यहीं हम इसको सम अप करते हैं। थैंक यू।